मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई भी उमंग न थी। और वजह यह थी कि मैं अनचाही दुल्हन थी। मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। मैं इस समय दिमागी दबाव में थी कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सांसें अटक गई थी, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बेचैनी की वजह यह भी थी कि मैं अपने ही दोस्त की सौतन की हैसियत से इस घर में आई थी। निशा से मेरी दोस्ती उस समय हुई थी जब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। मैंने जब आँख खोली तो अनाथ आश्रम में देखा था। मैंने होश संभालते हुए अनाथ आश्रम का माहौल देखा था और वहीं के एक इंचार्ज ने ही मुझे बताया था कि तुम एक दिन की थी जब तुम्हें कोई अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर चला गया था। शायद मेरी माँ की कोई मजबूरी रही होगी और मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक की धमकी दी होगी कि फिर से बेटी हुई है तो तलाक दे दूँगा, इसलिए उसने चुपचाप मुझे झूले में डाल दिया होगा। या फिर मैं किसी की नाजायज़ औलाद थी जो किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर मुझसे जान छुड़वानी होगी। मैं नहीं जानती थी मेरी माँ कौन है, बाप कौन है। 2 साल की उम्र में जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया था। वहाँ रूखी सूखी रोटी जैसी भी मिलती थी चुपचाप खा लेती थी। बचपन से ही हमें सब्र ही सिखाया गया था। मुझे क्या, अनाथ आश्रम में रहने वाले हर बच्चे को हाल यही होता था। लेकिन एक रात में सो रही थी जब मुझे रोती हुई बच्ची की आवाज़ सुनाई दी थी। क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी इसलिए मेरी आँख खुल गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह रोने वाली बच्ची की आवाज़ मेरे कहीं पास से ही आ रही थी। उसकी आवाज़ ने जैसे मुझे बेचैन कर दिया था। तभी अचानक से ही हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक नौकरानी खड़ी थी जो एक 6 साल के बच्चे का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आई थी। मेरी उम्र भी लगभग 6 साल ही थी। वह बच्चे रोए जा रही थी, मम्मी मम्मी पुकार रही थी कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी मम्मी के बगैर मर जाऊंगी, भगवान के लिए मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। वह नौकरानी कहने लगी कि तुम्हारा ठिकाना अब यहीं है, इसलिए रो रो कर हमें तंग मत करो। मेरे साथ वाला बिस्तर खाली था। नौकरानी ने उसे वहाँ बैठा दिया और कहने लगी, चलो सो जाओ, खबरदार जो अब तुमने रो रो कर सारा अनाथ आश्रम सर पर उठाया तो। जब से आई हो रोए जा रही हो। नौकरानी उसे डांट कर बाहर चली गई। क्योंकि मैं उठकर बैठ गई थी, वह मुझे देखने लगी, साथ ही साथ सिसकियां भरने लगी। कुछ डरी सहमी भी लग रही थी। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर दया आ गई। अचानक पता नहीं क्यों मुझे निशा को देखकर अपने दिल में एक मोहब्बत महसूस हुई थी। मैं उसके बिस्तर पर आ गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। शायद उसे भी एक हमदर्द की ज़रूरत थी। वह फूट कर रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई? वह कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी मम्मी पापा के साथ एक बस में सफ़र कर रही थी। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ मेरी मम्मी की सहेली रहती है, लेकिन रास्ते में बस खाई में गिर गई। मेरे भी सर पर चोट आई थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो मैं सड़क पर लेटी हुई थी और मेरे आसपास पुलिस वाले भी थे। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को होश आ गया। जब मैं उठी तो वहाँ मौजूद पुलिस वालों से मैंने अपने माँ बाप के बारे में पूछा, लेकिन वह कहने लगे सब लोग खाई में गिरकर मर चुके हैं, तुम ही जिंदा बची हो। यह कहकर 3 दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद मुझे यहाँ छोड़ गए। लेकिन मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है। मेरी मम्मी पापा कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? यह सुनकर मैं
एक ठंडी आह भरी थी। निशा कहने लगी, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा बहुत बड़ा मैं कमरा यहाँ था। नहीं रहना मेरे चाहती, पास बहुत मुझे सारे अपने घर खिलौने वापस थे। जाना है। वह रो रही थी और उसकी सिसकियाँ मुझे तकलीफ पहुँचा रहे थे। मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे। ना जाने निशा में ऐसी क्या बात है कि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी और फिर वह भी धीरे धीरे मुझे चाहने लगी थी। जैसे समय गुजरता गया हम दोनों का यह हाल था। एक जान और दो शरीर है। फिर तो जहाँ निशा होती वहाँ मैं भी पाई जाती। जब तक निशा नहीं आ जाती मैं खाना नहीं खाती थी और उसका भी यही हाल था। समय के साथ साथ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। हमने अनाथ आश्रम में ही 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। हम लोग पढ़ने में भी होशियार थे, इसलिए इंचार्ज से अनुमति लेकर हमने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और फिर कॉलेज के बाद हम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाने लगे थे। उसी समय निशा के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया। उसके चाचा उसकी परवरिश की थी, लेकिन वह भी अब मर चुके थे। उनका घर अपना था, अच्छा कमाता था। उसने सोचा कि वह अनाथ लड़की को सहारा दे, लेकिन वह कहता था कि लड़की को मैं खुद देखकर पसंद करूँगा। हालांकि मैं भी प्यारी थी, लेकिन निशा बेहद हसीन थी। हम 6 लड़कियां थी जो उम्र में कम थी और लड़कियां छोटी थी या फिर ज़्यादा उम्र की हो चुकी थी, इसलिए इंचार्ज ने हमें ही बुलाया था। उस नौजवान ने पूरी नज़र हम पर डाली और निशा पर जाकर रुक गई थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और यह सुनते ही निशा की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वह बहुत ही परेशान हो गई थी। इंचार्ज कहा कि ठीक है, आप कल को आ जाना और निशा की और तुम्हारी बहुत ही सादगी से शादी कर देंगे। निशा ने फ़ौरन कहा कि मुझे नहीं करनी शादी। यह कहकर वह फ़ौरन वहाँ से निकल गई थी। हम 5 लड़कियाँ और इंचार्ज उसे जाता हुआ हैरत से देखने लगे। कोई भी इस बात की वजह नहीं जानता था। वह लड़का भी कुछ परेशानी का शिकार हो गया था। इंचार्ज ने कहा कि ऐसा करे कि आप किसी और लड़की को पसंद कर ले, लेकिन वह लड़का कहने लगा, मुझे वही लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अचानक से शादी की बात पर घबरा गई हो। आप उसे समझाइए। 2 दिन बाद पंडित जी को लेकर आऊँगा। यह कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। मेरे इंचार्ज ने ठंडी आह भर के रह गए थे। पहली बात तो यहाँ अच्छे रिश्ते आते नहीं, और अगर किस्मत से आ भी जाए तो लड़की उसे अपनी खुशनसीबी ही समझती है। हम सब ना उस लड़की के अच्छी तरह से छानबीन कराई है। यह बहुत ही शरीफ नौजवान है, अच्छा कमाता है, अपना घर है। निशा को और क्या चाहिए। मुझसे कहने लगे, तुम समझाओ निशा को, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, जी मैडम, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। हैरान तो मैं भी थी, निशा इनकार क्यों की। जब मैं ऊपर कमरे में गई तो वो बेतहाशा रोए जा रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ गले लगकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, संजू, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मैंने कहा, क्यों नहीं करनी, क्या बुराई है उसमें। ना तो बहुत बूढ़ा है, ना ही शकल सूरत का बुरा है, ना गरीब है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वाले को मिलते हैं। अगर माँ बाप के घर बैठे बिठाए शादी के लिए ऐसे रिश्ते आ जाए तो वह लोग उसे खुशनसीब समझते हैं। तुम्हें तो अनाथ आश्रम में ऐसा रिश्ता मिल गया, ऊपर वाले का शुक्र करो। निशा कहने लगी, संजू, कहीं मैं अपना सर पीट लूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। देखो संजू, हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तुमने हमेशा मेरे आंसू पोंछे हैं और मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं, हमें किसी तीसरे की ज़रूरत है। हम यूं ही अपनी ज़िंदगी इसी अनाथ आश्रम में गुजार लेंगे। यहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ का सिस्टम संभालेंगे। बस ज़िंदगी गुजर जाएगी। ज़िंदगी में शादी करना कोई ज़रूरी तो नहीं है। मैंने कहा, तुम पागल हो। वह लड़का तो तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया है। कहता है मुझे उसी लड़की से शादी करनी है।
पति की मोहब्बत तो एक अलग ही चीज़ होती है और ये तो हर औरत की नेचुरल इच्छा होती है कि उसे कोई चाहे। तुम तो इस मामले में भी खुश नसीब हो कि वह लड़का तुम्हें पहले ही नज़र में चाहने लगा है। निशा कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। हो सकता है दोबारा मुझे अनाथ आश्रम में ही ना आने दे, तुमसे मिलने ना दे, मैं तो मर जाऊंगी। वह कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। मैंने उसकी आंसू पोंछे, उससे मोहब्बत से समझाया और फिर उससे यह भी वादा किया कि मैं तुम्हारे पति से खुद बात करूंगी कि वह तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ मिलवाने लाते रहे, ठीक है। मेरे बहुत समझाने पर वह राजी हुई थी, लेकिन शादी से पहले वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बार बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास ही बैठा लेती। तुम मत जाओ, मेरे पास ही बैठी रहो। मैं भी उसके पास ही बैठी रही। दिल तो मेरा भी उसकी तरफ से बहुत उदास था, लेकिन शादी तो उसे करनी ही थी। मैं इसलिए खुश थी कि मेरी दोस्त एक अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। मुझे और क्या चाहिए था। निशा शादी के बाद मेरे गले लगकर खूब रोई थी और विदा होकर चली गई। मैंने निशा के पति से कहा था कि वह उसे कुछ दिन बाद ही अनाथ आश्रम मिलवाने के लिए ले आना, और उसने इस बात पर हाँ भी भरी थी। बहुत अच्छा इंसान था। उसने 2-3 दिन बाद ही निशा को अनाथ आश्रम में पूरे दिन के लिए छोड़ दिया था। जब निशा आई तो उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद ना थी। बार बार मुझसे सुनील की ही बातें किए जा रही थी। कहने लगी, संजू वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं खुश थी कि चलो निशा अपनी ज़िंदगी से खुश तो है ही। उसके बाद वह जब भी आती अपने बातें मुझसे करने लगती। उसकी बातें के आसपास घूमते रहती थी। कहता है मेरा बहुत ख्याल रखता है। कुछ मिलाकर सुनील दिलो जान से चाहता था। 1 साल बीत गया था, लेकिन उसके घर औलाद नहीं हुए थे, और फिर भी सुनील की मोहब्बत में ज़रा भी कमी नहीं आई थी। उन्हीं दिनों इंचार्ज मुझसे कहा, अब तुम ऑफिस में बैठकर मेरा काम संभालो, क्योंकि अब मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकती हूँ। उन्हीं दिनों इंचार्ज बीमार रहने लगी थी। मैंने इंचार्ज की कुर्सी संभाली। इंचार्ज कम ही आती थी, लेकिन उसका भाई सुजीत उसमें बैठने लगा था। वह ऑफिस के बाहरी मामला देखा करता था और अनाथ आश्रम के मामले के लिए मुझे उससे बातचीत भी करनी पड़ती थी। खुश मिजाज किस्म का इंसान था, और लेकिन शौक मिजाज ज़्यादा था। बात बात पर हंसने लगता, मजाक करने लगता। पहले तो मैं उसकी संगत में बहुत घबराती थी। वह मुझसे कहता था, खूबसूरत लड़कियां के नखरे बड़े हैं, भाई लड़कों से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इतनी भी क्या है। हाँ, शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, शायद इसलिए फिर मुझे देखकर कहने लगा, तुम बताओ ना, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ जो लड़कियाँ मुझे देखकर ही अपना रुख बदल देती है। इसकी बात का क्या जवाब देती। बात करने की कोशिश करती। मैंने कहा कि आपको मालूम है कि जो नए बच्चे अनाथ आश्रम में आए उनमें से कम उम्र बच्चों की संख्या कितनी है। मैं खामखा रजिस्टर्ड खोलकर उसमें से देखकर बात करने लगी। उसने मेरे हाथ से पेन लेकर एक तरफ रखा और रजिस्टर बंद करके कहने लगा, काम बाद में कर लेना, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे बताएं। मैंने कहा, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, बहुत ही बेकार का सवाल है। सुजीत कहने लगा, असल में मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, दिलो जान से उसे चाहने लगा, लेकिन आप तो मुझे घास ही नहीं डालती, मुझे देखकर ही अपनी नज़रें फेर लेती हैं। इसलिए मुझे डर सा लग रहा है कि यह ना हो मैं मोहब्बत का इजहार करूं और आगे से वह मुझे खरी खोटी सुना दे। आप बताएं, क्या मैं हैंडसम नहीं लगता। इंचार्ज का भाई था, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती थी। बेशक बेहद खूबसूरत नौजवान अच्छा था। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, अपनी किस्मत आजमा लो। कहने लगा, आपने मुझे देखा है, ज़रा गौर से देखकर बताएं। लड़कियों को ज़रा ज़्यादा पता होता है, क्योंकि लड़कियां एक जैसे ही सपने देखते हैं। अब मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं उसे आंखें फाड़ के देख सकूं। मैं बस छोटी सी नज़र उस पर डाली और कहा,
जी हाँ, आप अच्छे खासे ही हैं। कहने लगा, मुझे जैसा लड़का प्रपोज करे तो क्या आप मान जाएंगे? अब तो उसके सवालों ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं बेहद नर्वस थी, उसे क्या जवाब दूँ? सुजीत कहने लगा, बताए ना संजू। मैंने कहा कि हमारी चॉइस कहाँ देखी जाती है, हमारी मर्जी पूछी नहीं जाती। मेरे लिए तो किसी बूढ़े का रिश्ता भी आ गया तो मैं उस पर भी इतराज़ नहीं कर सकती। जिस कड़वी सच्चाई का मैंने उसे हवाला दिया था, उसका चेहरा एकदम से बूझ कर रह गया था। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तुम्हें बुरी तरह से उछल पड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। संजू, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वह लड़की कोई और नहीं, तुम ही हो। यह सुनकर तो मेरे कानों में सीटियाँ बजने लगी थी। मैं इस तरह के सारे मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी थी और कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन दरवाजे तक पहुंची नहीं थी। वह कहने लगा, संजू प्लीज़ इनकार मत करना। और फिर इनकार की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का था। दूसरे दिन इंचार्ज बड़ी खुशी से आई थी और सुजीत भी साथ ही आया था। कहने लगी, हम दो ही बहन भाई हैं और यह मेरे साथ ही रहता है। संजू, तुम इसके संगत में बहुत खुश रहोगे। इसने दुबई की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इसकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। मेरा भाई शादी के बाद तुम्हें दुबई ले जाएगा। तुम इसके साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी होगी। इससे पहले कि इंचार्ज मेरी उंगली में अंगूठी पहना के सुजीत कहने लगा, दीदी संजू को अंगूठी में पहनाऊंगा। अनाथ आश्रम में मौजूद सब औरतें इस खुशी में शामिल थे। उन्हीं दिनों निशा अपने पति के साथ घूमने नैनीताल गई हुई थी। मैंने उससे ये खबर नहीं सुनाई थी, वरना तो वह सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँच जाती। मैंने सोचा जब मुझसे मिलने आएगी तो मुझसे यह खुशखबरी सुना दूंगी। जाहिर सी बात है, वह भी बहुत खुश होगी। नैनीताल जाने से पहले निशा यहाँ आई थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं चाह रहा है। संजू, तुम ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ? अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। तुम खुद सोचो, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। निशा बोली, तुम्हारे बगैर मेरा दिल वहाँ नहीं लगेगा। मैं जब तक हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर ना आऊँ, मेरा तो दिल ही नहीं लगता। लेकिन मैंने उसे कहा कि अब अपने घर में दिल लगाना शुरू करो। भला यह कोई बात है? अब तो सुनील भी मुझे कहने लगा था कि आप ही से समझाए कि यह घर पर दिल लगाए। हर समय यह आपकी ही बातें करते रहती है और मुझे यहाँ आने की जिद करती है। मैं ऑफिस का कर्मचारी हूँ, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बहुत समझाया था। उधर सुनील निशा को घुमाने के लिए नैनीताल ले गया था और इधर सुजीत से मेरी मंगनी भी हो गई। 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने इंचार्ज से साफ कह दिया था कि इन 2 महीने में सुजीत से कहें कि वह मुझसे दूर ही रहे। मेरी बात सुनकर सुजीत मुझसे नाराज़गी भरे नज़रों से देख रहा था। एक बार मेरे घर आओ तो तुम्हें बताऊंगा। बहुत पाबंदियां लगाने आती है, तुम्हें गिन गिन के बदले लूँगा। तुम जो जुदाई की सज़ा मुझे दे रही हो, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। उसकी इस तरह की बातें मेरा दिल धड़कने के लिए काफ़ी थी। मुझे लगा था कि निशा 9 दिन के बाद आए, लेकिन तीसरे दिन ही रोती रोती अनाथ आश्रम पहुंच गई थी। कहने लगी, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा। वह बार बार मुझे तुम्हारी याद आती है। मैंने सुनील से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलो। मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। मैं लड़की की अकल पर जितना भी अफसोस करती उतना ही कम था। मैंने उसे अपने हाथ में पहने अंगूठी दिखाई तो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ये कब खरीदे? तुमने? मेरे चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वह कुछ परेशानी हो गई थी। मैंने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर तो वह हत्थे से उखड़ गई थी। हालांकि मुझे तो लगा था वह मोहब्बत से मुझे गले लगाएगी, मुझे ढेर सारी दुआएं देगी। कहने लगी, इंचार्ज का भाई होता कौन है तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला? मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है?
तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? निशा कहने लगी, नहीं तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? सुजीत बहुत ही अच्छा इंसान है। निशा कहने लगी, बस नहीं कर सकती। यह तो तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी पहले यहाँ आता था अपनी बहन से यही कहता था कि मैं तो दुबई में जॉब करूँगा और वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा, मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है। शादी करके तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा और मैं तो मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। मैं उसके इस तरह की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, निशा हमेशा के लिए कोई साथ नहीं है, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। तुम भी सुनील के साथ मन लगाओ और अपना परिवार बनाओ। अगर सुजीत मुझे दुबई ले भी गया तब भी हम फ़ोन से एक दूसरे से बात करते रहेंगे, और जब भी मेरा यहाँ इंडिया में आना होगा तो मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी। लेकिन निशा ने तो तमाशा पर खड़ा कर दिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से मेरी अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। कहने लगी, ख़त्म करो इस रिश्ते को। संजू, तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी, समझी ना? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। 2 दिन में बड़ी मुश्किल से अपने घर में काटती हूँ। 2 दिन में 100 बार तुम्हें याद करती हूँ। सुनील की जान खा जाती हूँ कि मुझे संजू को देखना है, उससे मिलना है, बातें करनी है। जब तक कि मैं तुमसे अपने दिल की बात ही नहीं कर लेती मुझे तो चैन ही नहीं आता। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे तो चैन ही नहीं आता। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे निशा के भोलेपन पर अफसोस होने लगा। मैंने सबसे पहले अपनी अंगूठी ढूंढकर पहनी। निशा से सख्त शब्दों में कहा कि बहुत हो गया, तुम्हें अपने घर में दिल लगाना चाहिए अपने पति के साथ। जाहिर सी बात है, मैं भी सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं बैठे रहूँगी। शादी तो मुझे भी करनी है। सुजीत नहीं होगा तो कल को किसी और से हो सक जाएगी, लेकिन मैं हमेशा यहाँ आश्रम में बैठी तो नहीं रहूँगी। मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी है। यह सुनना ना था कि निशा रोने लगी और फ़ौरन वहाँ से चली गई। मैंने सोचा, अच्छा है कि वह चली गई, 2-3 दिन में ही वापस आ जाएगी। उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी। लेकिन 8 दिन गुजर गए थे, लेकिन निशा की कोई खबर नहीं थी। अब मुझे निशा की तरफ से परेशानी होने लगी थी। दूसरी तरफ सुजीत रोज़ फ़ोन पर मुझसे बातें करने लगा था। रोज़ाना वह मेरे साथ कोई ना कोई प्लान बनाता। कभी कहता, शादी के बाद हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। मैं भी आजकल ऐसे ही हसीन सपने सजा रही थी कि जब निशा के रूठ कर जाने को 15 दिन गुजरे। एक दिन सुनील का कॉल आया। वह बहुत परेशान है। कहने लगा, संजू क्या घर पर आ सकती हो? मैं बहुत मजबूरी की हालत में मैंने आपको फ़ोन किया है। मैंने कहा, क्या हुआ? निशा बेहद बीमार है, उसका बुखार नहीं जा रहा और बुखार में भी वह आपको ही बुला रही है। ये सुनना ना था कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं फ़ौरन से निशा के घर गई थी। वे खुद से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब मैं उसके पास गई तो मैंने उसे पुकारा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर कहने लगी, दुआ करो संजू, मैं मर जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैंने कहा, क्यों कह रही हो? भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो। कुछ कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? जब से मैं यहाँ तुम्हें नाराज़ होकर आई हूँ, मैं तभी से बुखार में हूँ। सुनील से कई बार कहा कि वह तुम्हें बुलाकर मेरे पास ले आए, तभी ठीक होंगी, लेकिन 10 दिन से बुखार में हूँ। मेरा बुखार एक पल के लिए नहीं उतरा। तब जाकर सुनील ने तुम्हें बुलाया। यह कहकर रोने लगी। मोहब्बत के आगे बेबस हो गई थी। मैंने उसको अपने सीने से लगाया। उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी रोए जा रही थी। कहने लगी, तुम्हें शादी ही करनी है तो ठीक है, ऐसा करो सुनील से शादी कर लो। ये बात सुनकर मुझे चक्कर आने लगे थे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? वह रोने लगी। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, संजू मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे दोस्त जिंदा रहे तो सुनील से शादी कर लो। हम दोनों मिलकर रहेंगे, जैसे बचपन से अब तक मिलकर रहते आ रहे हैं। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं होगी कि तुम मेरे पति की पत्नी हो।
मेरी सौतन हो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। मुझे लगा होश में नहीं है, मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। जैसे ही मैं उठकर पीछे पलटी, सुनील दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। मेरा उससे नज़रों का टकराव हुआ तो वह कुछ गड़बड़ हो गया। उसके चेहरे की नागबारी साफ जाहिर थी। मैं फ़ौरन से कमरे से निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि निशा मुझे यह बात भी कह सकती है। अंदर से मुझे निशा और सुनील की झगड़े की आवाज़ आ रही थी। बार बार कह रही थी कि तुम मेरी दोस्त से शादी कर लो, वरना मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। सुनील बोला, तुमने क्या तमाशा बना रखा है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी को आँख भर के देख नहीं सकता। और शादी तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं करनी शादी तुम्हारी दोस्त से। यही बेहतर होगा कि तुम भी अपने घर में दिल लगाने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने अपनी वजह से सबको परेशान कर रखा है। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से सुनील के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं जल्दी कमरे में भागी तो मैंने देखा कि निशा ने अपने मुंह में ढेर सारी नींद की दवाइयाँ डाल रखी थी और पानी पीकर उन्हें निगल लिया था। कहने लगी, ठीक है, मैं मर जाती हूँ, तुम दोनों जो चाहे कर लेना। कि हम दोनों के होश उड़ गए थे और उसे अस्पताल लेकर भागा। मैं भी साथ ही गई थी, लेकिन धीरे धीरे वह नींद में जा चुकी थी। जब तक हम अस्पताल पहुँचे वह बेहोश हो चुकी थी। 3 दिन लग गए थे, लेकिन ना तो निशा को होश आया था, ना ही डॉक्टर कुछ उम्मीद से नज़र आ रहे थे। उन्होंने उसका स्टमक साफ कर दिया था, लेकिन कहने लगे कि दवा का असर उसके पूरे शरीर में फैल गया है। हमें डर है कि वह कोमा में ना चले जाए। इतना सुना था कि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। सुनील की हालत भी मुझसे अलग ना थी। 3 दिन बाद उसे होश आ गया था तो हमारी जान में जान आई, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अभी भी टिकी हुई थी। हम दोनों से कहने लगी कि अगर तुम दोनों ने शादी ना की तो मैं फिर से ऐसी कोई हरकत करूँगी। मैं सुजीत को कभी भी संजू के साथ नहीं कर सकती, किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ वह हर समय मेरी आंखों के सामने रहे, जरा सा दूर ना हो, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। सुनील अब जान चुका था कि वह सिर्फ धमकी नहीं दे रही है, वह सचमुच कर गुजर जाएगी। इसलिए हथियार डाल दिए थे। फिर मुझे भी हार माननी पड़ी। जैसे ही निशा की तबीयत थोड़ी संभली, उसने अस्पताल के पास बने मंदिर में ही जाकर मेरी और सुनील की शादी करवा दी। जब मैं हॉस्पिटल से अनाथ आश्रम वापस आया तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। 2 दिन बाद मैं अनाथ आश्रम पहुंची थी कि सामने ही सुजीत मुझे घूर रहा था। कहने लगा, क्या हुआ था तुम्हारे दोस्त को? 2 दिन तो उसके घर में रहने चली गई। कितना फ़ोन किया मैंने तुम्हें संजू, एक फ़ोन का भी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मैं उससे क्या कहती? मैं हाथ से अंगूठी उतारी और उसके हाथ में थमा दी। वह तो हैरत से मुझे देखकर कहने लगा, संजू ये क्या है? मैंने कहा कि सुजीत, मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। यह सुनना ना था कि वह गुस्से से पागल होने लगा। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे बेतहा मोहब्बत करता हूँ। रोज़ाना फ़ोन पर हम बातें करते थे। कल तक तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना था, आज ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, आज मेरी शादी हो गई है। ये सुनना ना था कि वो तो मुझे यूं देख रहा था जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अब उसकी नज़र मेरी मांग में भरे सिंदूर पर पड़ी थी। वह चौंक गया था। संजू ये सब क्या है? कह दो कि यह सब झूठ है। संजू, भगवान के लिए ऐसा जानलेवा मजाक मत करो। यह सब सुनकर मैं हाथों से अपना चेहरा छुपा ली और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे रोते रोते सब कुछ बता दिया। वह कहने लगा कि यह जज्बाती फैसला है, तुम अभी के अभी तलाक ले लो उस लड़के से। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। जब तुम्हारा दिल ही इस बात के लिए राजी नहीं तो तुम कैसी शादी कर सकती हो? तुम्हारे साथ भी ज्यादती हुई है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। संजू चलो फ़ोन लगाओ।
अपनी दोस्त को। सुजीत बेहद परेशान था। मैंने कहा, सुजीत, वह मर जाएगी। पहली बार मैंने सुजीत की आंखों में आंसू देखे थे। कहने लगा, और मेरे बारे में नहीं सोचा? तुमने क्या, मैं इतना गैर हूँ तुम्हारे लिए कि क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी जज्बात नहीं है? वह अपने आंसू पोंछने लगा। ठीक है, जाओ, जाकर अपने दोस्त को जिंदगी दो। यह कहकर वह रुका नहीं था। अनाथ आश्रम से बाहर निकल गया। 2 दिन तक मैं रोती रही। एक दिन अनाथ आश्रम की इंचार्ज मेरे पास आई और कहने लगी, संजू, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरे भाई का दिल तोड़ दिया। आज शाम की फ़्लाइट से दुबई जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि दुबई में जॉब लग गई है और शादी के फ़ौरन बाद तुम्हें दुबई ले जाता, लेकिन तुमने मेरे भाई से जीने की इच्छा छीन लिया है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। आज रात की फ़्लाइट से ही जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मेरा दिल कुछ पल के लिए सीने में ही थम गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अपने दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। कुछ दिन बाद ही निशा बड़ी खुशी से सुनील के साथ आई थी और मुझे विदा करवाने के लिए मेरे लिए एक शादी का लहंगा भी लाई थी। उसने मुझे अपने हाथ से तैयार किया था और मैं हैरत से उसे देख रही थी। तो सच में पागल लड़की थी, वरना अपनी सोतन को कौन ऐसे सजाता है? सुनील के चेहरे पर बहुत उदासी थी, कोई जज्बात ही नहीं थी उसके चेहरे पर। अब मैं भी जानती थी कि मैं कनचाही दुल्हन हूँ। घर जाते ही निशा ने मुझे कमरे में बिठाया और बाहर आ गई। मेरे दिल में अभी सुनील के लिए कोई जज्बात नहीं थे। मैं जानती थी कि वह भी मेरे लिए ऐसे ही कोई जज्बात नहीं रखता। उस समय मुझे बहुत गम था। सुजीत का मेरी वजह से दिल टूट गया था, लेकिन मैं क्या करती? बात निशा की ज़िंदगी थी और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि अपने दोस्त को मौत के घाट उतार देती। फिर मैंने ये सोचा कि समय के साथ साथ वो भी समझ जाएगी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं सिमट कर बैठी। मैं सोच चुकी थी कि सुनील से कह दूं कि अभी मैं इस रिश्ते के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ। लेकिन जब मैं नज़र उठाकर देखा तो सुनील के बजाय कमरे में निशा आई थी। मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए बड़ी उत्साही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। निशा कहने लगी, देखो, सुनील बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वह मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। इसलिए मैं तुमसे साफ बात करने आई हूँ। सुनील से सिर्फ तुम्हारा कागजी रिश्ता रहेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ उतना सुनील से भी करने लगी हूँ। जितनी जुनूनी मोहब्बत मुझे तुमसे है, उतनी ही जुनून मोहब्बत मुझे सुनील से है। इसलिए कभी नहीं चाहूँगी कि वह तुम्हें वह मोहब्बत दे जो वह मुझे देता है। तुम्हें उन नज़रों से देखे जैसे कि मुझे देखता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही ठंडी पड़ गई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। निशा कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने लिए लाई हूँ ताकि तुम्हारी कहीं शादी ना हो, मुझसे दूर ना चली जाओ। हम दोनों इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे अनाथ आश्रम में रहते थे। हाँ, लेकिन सुनील मेरा पति है, मेरा ही रहेगा। मैं ये नहीं चाहूँगी कि तुम उसके लिए सोचो या उसके करीब जाने की कोशिश करो। पूरा दिन तुम आज़ादी से घर में जहाँ चाहे घूम फिर सकती हो, लेकिन जैसे ही सुनील घर आएगा तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। तुम्हारा खाना पीना सब तुम्हारे कमरे में मिल जाया करेगा। मैं तो निशा की बातें सुनने से सांस लेना भूल गई थी। कैसे खुदगर्ज मोहब्बत थी निशा की। अगर ऐसी ही कोई इच्छा थी तो फिर उसने मेरा रिश्ता सुजीत से क्यों ख़त्म करवाया और क्यों अपने पति से शादी करवाई? मैं भी एक इंसान थी, जीती जागती लड़की थी। मेरे अंदर भी जज्बात थे। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे चाहे, मुझे मोहब्बत करे। मैं सिर्फ एक दोस्ती की खातिर अपने जज्बातों की कुर्बानी नहीं दे सकती थी।
एक नेचुरल सी ख्वाहिश थी जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। उसके बाद जो उसने मुझे कहा, मेरे तो होश उड़ गए थे। कहने लगी, अगर तुमने कभी भी सुनील के करीब जाने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी और सुनील की भी जान ले लूँगी। तुम जानती हो ना, मैं जो कहती हूँ वह कर दिखाती हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और मैं उसकी बात सुनकर यूं हो गई थी कि जैसे पत्थर होकी हो गई हूँ। मेरे अंदर कोई जान ना बची थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्या मेरी वही दोस्त थी जो मुझ पर जान निछावर कर देती थी? वह कैसे अपनी मोहब्बत के चक्कर में मुझे तमाम जिंदगी की सज़ा सुनाकर चली गई थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरी वह रात रोते रोते सिसकियां भरते हुए गुजारी थी। पहली बार गुमनाम माँ याद आने लगी, जिसके जिगर का टुकड़ा थी। सोचा कि जब उसे ही मुझ पर दया ना आए तो मुझे अनाथ आश्रम के झूले में डाल गई तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखती। फिर मुझे ये लगा कि शायद मुझे सुजीत की बदुआ लग गई है। वह मुझे इतना चाहता था और मैंने उसे छोड़कर निशा को अहमियत दे दी थी। निशा को तो सब कुछ मिल गया, प्यार करने वाला पति, अपना घर और वह दोस्त भी, जो कि मोहब्बत के खातिर सारी ज़िंदगी एक बेनाम सी ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गई। सुबह मैं जब कमरे से बाहर आई तो सुनील और निशा कर रहे थे। मुझे देखकर निशा कहने लगी, आओ आओ संजू, यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर देती हूँ। इससे पहले कि निशा उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती, सुनील ने माथे पर हाथ फेरा और उठकर खड़ा हो गया और एक ही घुट में गर्म चाय अपने मुंह में डालने के बाद जाने लगा और कहने लगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं समझ गई थी कि मेरे आने से वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जाहिर सी बात है, अनचाही पत्नी थी और उसके सामने उसकी मोहब्बत बैठी थी। वह भला मुझे क्यों अहमियत देता? समय गुजरने लगा था। निशा सुनील के आने से पहले मुझे कमरे में कैदी बना देती थी। मेरा खाना भी वही दे देती थी। अक्सर मुझे कमरे से बाहर सुनील और निशा की हंसने की आवाज़ आती थी। मैं उस वक्त फूट फूट कर रोने लगती। मुझे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो रहा था। निशा वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन सुनील के सामने मुझे आने नहीं देती थी। 2 महीने गुजर गए थे। मुझे लगता था कि जैसे मैं कठपुतली हूँ, निशा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली। एक रात मैं रो रही थी जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मुझे लगा निशा होगी। मैं आंसू साफ की और दरवाज़ा खोला तो मुझे हैरत का झटका लगा था। सामने सुनील खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, आप रो क्यों रहे? मुझे उस समय उस पर इतना गुस्सा आया कि जिसकी हद नहीं थी। जब इतना अनजान था, मैंने कहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास आपकी पत्नी मौजूद है, जाइए, उसके पास जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। यह कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर मैंने दरवाजे पर दस्तक होती रही, लेकिन मैं पत्थर की बनी बैठी रही। एक रात लगभग 3 बजे मेरा सर दर्द के मारे फट रहा था। मैंने सोचा इस समय वह दोनों कमरे में जा चुके होंगे, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए उठ गई। चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अभी भी चाय बना ही रही थी कि मुझे लगा जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो हैरान हो गई। सुनील किचन के दरवाजे को टेक लगाए खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। अचानक उसे मेरी नज़रें मिली तो सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा, चाय बना रही हो? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे सर में दर्द हो रहा था। कहने लगा, सर तो मेरे भी दर्द हो रहा है। काफ़ी रातों से जाग रहा हूँ। किसी की सिसकियाँ चैन नहीं लेने देती। ऐसा करो, मेरे लिए भी चाय बना दो। मेरा हाथ कुछ पल के लिए वहीं थमा था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाय बना चुकी थी, इसलिए एक कप में चाय डाली और कह दिया कि आप पी लें, मैं सोने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं किचन से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे करंट पूरे शरीर में दौड़ गया। सुनील कहने लगा, चाय तुमने अपने लिए नहीं बनाई थी? फिर अपना कप मुझे देकर क्यों जा रही हो? कब तक दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहोगी? चलो ऐसा करते हैं, आधी ही आधी चाय पी लेते हैं। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी।
जो कुछ उसकी आंखों में था मुझे घबराने पर मजबूर कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि सुनील को क्या जवाब दूं। मेरा हाथ पकड़े वह मुझे स्लेब के पास ले आया और एक घूंट भर कर चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, लो पी लो। मैं जितना भी हैरान होती इतना ही कम था। मैंने उसे हैरत देख रही थी। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मैं बेहद स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ और मुझे देखने का तुम पूरा हक रखती हो, लेकिन ज़रा मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझसे छुपती क्यों हो। मैं तो तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ तो तुम मुझे नज़र नहीं आती हो। सुनील की बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैंने कहा, आपको परवाह है? ना जाने क्यों मैं सिकवा कर बैठी थी। उस पर वह कहने लगा, बहुत परवाह है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम अपना दरवाज़ा क्यों लॉक रखती हो। कभी तुम्हें देखने का भी जी करता है तुम्हारे दरवाजे से ही लौटकर वापस चला जाता हूँ। इतना जुल्म तो अच्छा नहीं होता संजू। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। क्या वह मुझसे मोहब्बत? मेरा दिल जोरों से धड़का था। फिर कहने लगा, संजू तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी चाहने लगा हूँ। शायद यह हमारे बीच बने रिश्ते की डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। रात भर तुम्हारी सिसकियाँ मुझे बेचैन करती है। जब भी मैं ऑफिस से वापस आता हूँ मेरी नज़रें तुम्हें ही तलाशती है। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें कमरे में बंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल जब मैं ऑफिस से आऊँ तो तुम तैयार होकर बाहर बैठना, जैसे कि निशा होती है। यह कहकर वह किचन से चला गया और मैं मिट्टी की मूरत बनी उसे देखती रही। अगले दिन मैं वैसा ही की थी। मैंने एक अच्छा सा ड्रेस निकाला, खूब तैयार हुई और सुनील के आने से पहले बाहर जाकर खड़ी हो गई। मुझे हॉल में यूं तैयार देखकर निशा की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती बाहर की डोर बेल बजती थी। वह फौरन से दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा खोला तो सामने सुनील का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग थे। उसने एक मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, ये तुम्हारे लिए। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। फिर आगे बढ़कर एक दूसरा बैग उसने निशा को पकड़ा दिया, लेकिन वह गुस्से में थी। शॉपिंग बैग वहीं फेंककर अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाती सुनील ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसके सर पर चढ़ने की। खाना गरम करो, हम दोनों आज साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा, वह खुद को कुछ कर ना ले। सुनील कहने लगा, कुछ नहीं करेगी। सुनील ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया था, बल्कि पहला निवाला भी अपने हाथों से मुझे खिलाया था। तब तक आंसू मेरी आंखों से बहने लगे थे। सुनील कहने लगा, यूं रोकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर रहा हूँ। मेरा समीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता उस लड़की के साथ बुरा सलूक करूँ जो हंसती खेलती ज़िंदगी को सिर्फ निशा के जज्बातीपन को देखकर छोड़ आई है। अपने हाथों से उसने मेरे आंसू पोंछे थे। फिर मेरे कान के पास जाकर कहने लगा, संजू अपने कमरे का दरवाज़ा आज रात को लॉक मत करना। मेरा दिल एक अजीब से ले में धड़कने लगा था। सुनील की बातों मुझसे मेरे अंदर की तमाम जज्बात को जन्म दे दिया था। रात के 3 बजे सुनील मेरे पास आ गया था। यह हमारे रिश्ते की डोरी थी, शायद मुझे सुनील की तरफ खींच रही थी। मैं अब सुनील से मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अपने दिल को टटोला। सुजीत उसमें कहीं भी नहीं था। शायद सुजीत ने मुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन मैंने कभी सुजीत से मोहब्बत की ही नहीं थी। मेरे दिल में अब सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। हाँ, सुजीत के लिए दुख जरूर था, क्योंकि उसने तो मुझसे मोहब्बत ही की थी। उस रात जब सुनील मेरे पास आया तो हमारे बीच की सारी दुनिया मिट गई थी। कहने लगा, संजू आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार दूंगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि निशा के साथ साथ तुम भी मेरी पत्नी हो। अगर निशा मेरे प्यार की हकदार है तो तुम भी मेरे प्यार की हकदार हो। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। सुबह होने से पहले सुनील चला गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर सुनील के प्यार की लाली अभी तक नहीं गई थी।
जो मेरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। सुबह निशा ने मेरे चेहरे को देखा तो मैं उससे नज़रें चुरा ली, उसे भी हाथ हटा दिया था। फिर तो अब रोज़ ही ऐसा होने लगा था। कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। निशा भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी, मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी निशा की तो होश उड़ गए थे। लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मैं सुनील को खुशी देने जा रही थी जो निशा नहीं दे पाई थी। निशा मुझे गुस्से से देख रही थी, कहने लगी, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा पाप करते हुए? मैंने कहा, मैंने क्या किया? कहने लगी, मैं आज सुनील से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मेरे घर में रहते हुए ये सब कर रही थी। बस सुनना ही नहीं चाहती थी कि यह बच्चा सुनील का बच्चा है, वह मेरे पास आता रहता है। जब मैं घर गई तो सुनील पहले से ही मौजूद था। निशा कहने लगी, यह लड़की तो बदचलन है। तुम जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि यह प्रेग्नेंट है। हालांकि मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सुनील तो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकते। यह बदचलन है, इसे तलाक दे दो। मैं इसको अपने पास अब और नहीं रखना चाहती, मैं इसे अपने घर पर नहीं रखना चाहती। फिर कहने लगी, तुम चाहते थे ना कि मैं उसे ना मिला करूं, मैं अपने घर पर ध्यान दूं, तुम पर ध्यान दूं, तो मैं सब छोड़ दूंगी। मैं इस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। बस उसे बाहर निकाल दो, उसे तलाक दे दो। रोए जा रही थी और जो भी उसके मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। लेकिन सुनील की नज़र तो मुझ पर ही थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, सच में तुम उम्मीद से हो? शायद वह निशा की हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात है और शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था, और वह इस विश्वास को पक्का करने के लिए मेरे पास आया था। मैंने सर में हिला दिया तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, कहने लगा, आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझसे जो मांगोगी तुम्हें दे दूंगा। यह देखकर निशा ने तूफान खड़ा कर दिया था। वह सुनील के पास आई, उसको मुझसे अलग कर दी और मुझसे धक्के देने लगी, कहने लगी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरा घर बर्बाद करने आई थी। मैंने कहा था ना कि कभी सुनील के पास आने की कोशिश मत करना, तुम्हें सिर्फ मैं अपने लिए लाई हूँ। यह कहना ना था कि सुनील जोरदार थप्पड़ मार दिया, कहने लगा, खबरदार जो संजू को कुछ भी कहा, अगर तुम्हारी वजह से उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने कम कुर्बानी नहीं ली है उसे अपनी मोहब्बत की खातिर। संजू मेरी पत्नी है और इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से ही रहेगी। हाँ, अगर तुम्हें यह सब मंजूर नहीं तो तुम मुझे तुम्हारे फैसले पर आज़ाद छोड़ता हूँ। ये सुनना ना था कि निशा अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मेरा दिल तड़प रहा था, मैंने क्यों उसे रोने दिया? हमेशा उसे अपने साथ लगाकर उसके आंसू पोंछे थे, लेकिन सुनील ने मुझे कमरे में जाने नहीं दिया। कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे जाने, वरना यह तुमसे जीने का हक भी छीन लेगी। अंदर रो रही थी और मैं बाहर आंसू बहा रही थी। मोहब्बत तो मुझे निशा से थी, लेकिन अपने रिश्ते का हक भी मुझे चाहिए था। बहुत सारे दिन ऐसे ही गुजर गए थे। तीनों एक दूसरे से कटे कटे घूम रहे थे, कोई किसी से बात नहीं करता था। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अगले दिन निशा, लेकिन मैं उसके सामने जाने से ज़रूर घबरा रही थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। मुझसे कहने लगी, मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर उसने बॉक्स मेरी गोद में रख दी और कहने लगी, इसमें शादी का जोड़ा है, आज पहनकर तैयार हो जाना। सुनील को खुद मैं तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी और चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैं समझ गई कि जो कुछ मैंने किया वह गलत था, मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। इतना कहकर निशा ने अपनी शादी का जोड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया था। उसके दूसरे हाथ में एक बैग था। मैंने कहा, निशा ये बैग किस लिए? निशा कहने लगी, मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। अब मैं इतनी ज़्यादा खुद कर्ज हो गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। संजू, हमेशा सुनील के साथ खुश रहना।
कि अब मैं आगे की ज़िंदगी अकेले बिताऊंगी। मैंने निशा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने सुनील से कहा, प्लीज़ मुझे तलाक दे देना, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ। शायद सुनील का दिल भी निशा की तरफ से खट्टा पड़ गया था। उसे निशा को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी और चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके निशा को दे दिए थे। निशा चुपचाप दोबारा से अनाथ आश्रम लौट गई थी। कुछ समय बाद सुनने में आया था कि निशा वहाँ की इंचार्ज बन गई है और जब पूरा अनाथ आश्रम वही संभालती है। मैं कभी कभी उससे मिलने जाती थी, मुझसे वैसे ही खुश होकर मिलती है, लेकिन उसकी आंखों में छाई उदासी मुझे महसूस होती है। एक दिन अनाथ आश्रम में निशा को मिलकर आ रही थी कि मेरा टकराव सुजीत से हो गया था। उसके साथ एक लड़की भी थी। उसने बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो एकदम से चौंक गया था। मैं उसके पास गई। मैंने कहा, कैसे हो सुजीत? लड़की की तरफ देखा। मेरी नज़रों का मतलब समझ गया था। कहने लगा, यह मेरी पत्नी है। अब मैं कब तक तुम्हारी मोहब्बत को दिल से लगाए बैठे रहता। मुझे तो शादी करनी थी। मुझे सुजीत से कोई शिकवा नहीं था। हर किसी को जीने का हक है। किसी एक इंसान के लिए ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। मैं सुजीत को बधाई दी और फिर अपने घर चली आई, जहाँ मेरा पति सुनील मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपने पास बैठा लिया। मैं भी सुनील के सीने पर अपना सर रख दिया। मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था। अगर एक दुख है कि निशा खुश नहीं थी और निशा और उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ हुआ था उसने उसकी खुद की गलती से हुआ था। हमारी शादी को 7 साल बीत गए और मेरे 2 बेटे हैं। तो दोस्तों, निशा का फैसला सही था या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।